नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पराग एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ट्यूब। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ एसईओ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी लेंदी भी हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको और इंटरेस्टिंग करने की। और शायद इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं, बट कोशिश करूंगा कि एक में ही बेसिक्स एटलीस्ट आपको दिखा सकूं या बता सकूं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे एसईओ के बेसिक्स, सर्च इंजिन्स कौन से तरीके के हैं, क्या करती है वो सर्च इंजिन्स, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, राइट, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होना चाहिए या कैसे करते हैं, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ क्या होता है, उसमें आपको क्या करना है, बैक लिंक्स और लिंक बिल्डिंग में क्या एक्टिविटी होती है, और फाइनली उसके एनालिटिक्स और मेट्रिक्स आप कैसे मेजर कैसे कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्च इंजन और कुछ नहीं है, बट इट इज़ अ प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। इट इज़ एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आप आपकी वेबसाइट को और अच्छी बना सकते हो। अच्छी इस तरीके से बना सकते हो जिससे नॉन पेड ट्रैफिक, मतलब जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप आपकी वेबसाइट पे ला सकते हो। आपकी सर्च रैंकिंग्स जो है उसको आप बेहतर बना सकते हो, राइट। एसईओ सिर्फ पेड एस्पेक्ट से नहीं चलती है, राइट। उसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्च इंजन वो हिसाब से काम करती है। हाँ, इसमें पीपीसी जो हम पे पर क्लिक को जो हम बताते हैं एडवर्टाइज़मेंट के हिसाब से, वो भी ज़रूरी है, बट उसका रेशियो काफ़ी कम होगा कंपेयर टू ऑर्गेनिक करने से अच्छा। ठीक है, एसईओ हमें हमें क्या पड़ेगा हमारी वेबसाइट को एसईओ में लाने के लिए? अभी आज की तारीख में हम एसईओ हम जब कंसीडर करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ गूगल के बारे में बात करते हैं कि गूगल में मेरी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, गूगल में मेरी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए, गूगल मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करना चाहिए। तो गूगल ही हमारे लिए सब कुछ है अभी उसके लिए, और हम उसी को फोकस करते हुए आगे करें काम करेंगे। तो एसईओ में बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है बैकलिंक्स। अगेन उसमें भी क्वांटिटी भी आती है और क्वालिटी भी आती है। हम उसको डिस्कस करेंगे आगे कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा होता है कंटेंट। कंटेंट भी वो हिसाब से जो रेलेवेंट भी है और उसमें क्वालिटी भी है। ऐसा नहीं कि हमने बस हमारी वेबसाइट है शॉपिंग की, गारमेंट शॉपिंग की, तो हमने पूरे पैराग्राफ में सिर्फ गारमेंट्स ही लिखे हुए, गारमेंट शॉपिंग, गारमेंट शॉपिंग, गारमेंट शॉपिंग, वैसे नहीं चलता है, राइट। उसको भी एक अलग तरीके से लिखना ज़रूरी है। और तीसरा है टेक्निकल की। टेक्निकल में यानी कि ऑन पेज आप उसको मतलब हर एक जब कोड करते हो तो उसको आप कैसे कोड करोगे, क्या करोगे, क्यों करोगे, राइट, जिससे आपकी वेबसाइट बेटर हो जाएगी। तो बात करते हैं सर्च इंजिन्स की। तो आज की तारीख में सबसे नोन सर्च इंजन वर्ल्ड का है गूगल, वो हमें मालूम है। और हम जो भी काम करेंगे आज की तारीख में एसईओ के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल को ही ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, और कोई सर्च इंजन को हम नहीं यूज़ कर रहे। इंडिया में बोलो कि आउट ऑफ इंडिया बोलो, सर्च इंजन के अलावा और कोई यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। हम चाइना को अलग रखेंगे, पर अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट द एंटायर वर्ल्ड मैक्सिमम इज गूगल। ठीक है। तो गूगल में हमें क्या क्या करना पड़ता है? गूगल में होता है, 3 चीज़ें होती हैं, वो गूगल कैसे चलती कैसी है। एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है इंडेक्सिंग, और एक होता है उसके रिजल्ट्स, राइट। क्रॉलिंग मतलब क्या होता है कि गूगल के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं, उसके बॉट्स हैं। वो हर एक जब वेबसाइट नई बनती है या नई आती है तो उसके ऊपर वो सर्च करती है, चेक करती है, देखती है, और उसके जितने भी पेजेस बनते हैं जो हमारे इंटरलिंक्ड होते हैं सारे पेजेस, उस पेज को वो क्रॉल करता है, उस पेज को वो ढूँढता है, निकालता है, और उस पेज को लेकर के अपने खुद के डेटाबेस में डंप करता है। अब डंप करने के बाद उसको एक सिस्टमैटिक एक फॉर्मेट में वो रखता है, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इसके लिए होती है ताकि जब कोई भी यूज़र उस चीज़ को सर्च करना चाहे, तो उसको तुरंत से मिल जाता है। अभी जैसे कि हम रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम बताते हैं कि हम डेटाबेस में
कुछ चीज़ करते हैं जैसे कि इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आपको आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा करना है तो। इंडेक्सिंग इसके लिए होता है ताकि जो चीज़ हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, वो हमें उसका रिज़ल्ट मिले, वो चीज़ हमें मिल जाए। उस वजह से इंडेक्सिंग होती है। तीसरा होता है रिज़ल्ट्स। अभी क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, अब उसको रिज़ल्ट्स के साथ मैच करना है। जैसे कि किसी ने सर्च किया एक कीवर्ड पे, जैसे कि सर्च किया आई वांट टू बाय एन एप्पल फ़ोन, राइट? एप्पल आईफ़ोन, राइट? जब भी एप्पल आईफ़ोन वो बोलता है, तो उसके रेलेवेंट सबसे ज़्यादा लोगों ने किस वेबसाइट पे क्लिक किया था, ठीक है? और कितना टाइम स्पेंड किया था, उसका उसका रिज़ल्ट्स गूगल मैप करना शुरू कर देता है। तो जिस कीवर्ड पे लोगों ने ज़्यादा इंटरैक्शन दिया है, उसके नंबर्स गूगल पे मैनेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आगे जाके ऑर्गेनिकली वो वेबसाइट और ऊपर आए, क्योंकि गूगल समझता है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है? फिर गूगल के एल्गोरिथम फैक्टर्स आते हैं बीच में इसमें, कि वो क्या काम करेंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आप लिखते हो सर्च करने के लिए, आई वांट टू बाय एन आईफ़ोन, उसका मीनिंग कुछ बनना चाहिए, ठीक है? उसका कुछ एक तरीका होता है, ठीक है? वो मीनिंग अगर गूगल को समझ में आता है, जिसमें वो ज़्यादा करके 1 लेटर, 2 लेटर वर्ड्स को वो इग्नोर करता है, पर 3 लेटर प्लस और 3 लेटर प्लस वर्ड्स को वो ज़्यादा करके वो बेटर इंडेक्स करता है। उसमें भी 3 लेटर वर्ड में ध और वो सब जो वर्ड्स होते हैं ना, वो उसको वो कट कर देता है। बट 3 लेटर वर्ड से वो फिर भी कंसिडर करना शुरू करता है, पर उसको लेकर के एक मीनिंग बनना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है, वो हम जब टाइप करते हैं, राइट? तो आप उसमें कीवर्ड्स डालिए और कीवर्ड्स के साथ एक प्लस का सिंबल डालिए, तो वो उसको प्योरली कीवर्ड एस्पेक्ट से काम करेगा लेगा, ठीक है? अब जैसे ही वो कीवर्ड के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स हमको देता है, तो वो चेक करता है कि भैया इसमें उसके पेज का रेलेवेंसी क्या है। मैंने सर्च किया था कि आई वांट टू बाय एन आईफ़ोन। अभी जब मैं बोलता हूँ आई वांट टू बाय एन आईफ़ोन, ठीक है? तो वो मुझे अ कोई ऐसी साइट ना दिखाए जो उसके रेलेवेंट ना हो, ठीक है? जैसे कि कोई उसने स्कूल और कॉलेज की वेबसाइट दिखा दी, ठीक है? वो उसका कुछ रेलेवेंस है नहीं उसके साथ। ठीक है? तो वो नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए वो रेलेवेंस चेक करता है। रेलेवेंस कैसे चेक करता है? आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट। आप जो वेबसाइट पे आप बनाते हो और उसके पेज पे आप कंटेंट क्या लिखते हो? वो कंटेंट को वो चेक करता है और उसकी क्वालिटी के बेसिस पर वो रेलेवेंसी डिसाइड करता है। अगर हम हमारी वेबसाइट बनाते हैं और उसमें मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं टेक्निकल कोर्स दूँगा, यहाँ पर मैं यूट्यूब का कोर्स दूँगा, यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी का कोर्स दूँगा, और जब यूज़र सर्च करता है आई वांट टू बाय एन आईफ़ोन, तो मेरी मेरी वेबसाइट उस पे नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो रेलेवेंसी नहीं है, वो कंटेंट है ही नहीं मेरे पास कि आई वांट टू बाय एन आईफ़ोन। आईफ़ोन करके मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है यूज़ेबिलिटी ऑफ पेजेज़। यूज़ेबिलिटी ऑफ पेजेज़ जैसे कि हम जो बोलते हैं कि आपका पेज कितना रेलेवेंट है, और क्या वो एक तरीके से आपके स्क्रीन पे या डिवाइस पे, जहाँ पर भी यूज़र एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो दिखना ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए कि हम जब भी पेज डिस्प्ले होता हो तो हमारा टेबल कहीं और चला गया, डिव कहीं और चला गया, कंटेंट कहीं और है, इमेज कहीं और है, राइट? अगर वो यूज़ेबिलिटी नहीं है वो पेज पे, राइट? तो उस पेज का कोई मतलब नहीं है, गूगल उसको इंडेक्स ढंग से करेगा नहीं। और फ़िफ्थ पॉइंट होता है उसमें, जो होता है कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग्स, ठीक है? सेटिंग्स इसलिए है क्योंकि आपने आपकी वेबसाइट को किस तरीके से बनाया है, ठीक है? क्या मोबाइल पे वो रिस्पॉन्सिव दिख रहा है? क्या डेस्कटॉप पे वो बराबर से फैल के दिख रहा है? क्या उसके कंटेंट पीस, इमेजेस उसको बराबर से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? मैंने क्या इसमें ये बोला है कि आई वांट टू बाय एन आईफ़ोन में कोई बाय के कीवर्ड्स है कि नहीं है? कुछ और बाय भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है इन दैट मैनर, राइट? कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाइंग का साइट हो सकता है, पर उसमें आईफ़ोन
भी इंक्लूड होना चाहिए, उसमें फ़ोन करके भी कुछ इंक्लूड होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स करके इंक्लूड होना चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट वो ढूँढना शुरू कर देता है। ठीक। तो 10 क्रिटिकल एसईओ फैक्टर्स मैंने निकाल के रखे थे, राइट, आपके लिए, राइट, जिसमें मैं थोड़ा ये स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले लूँगा ताकि आपको दिखे। ठीक है। 10 क्रिटिकल फैक्टर्स क्या है? एक होता है वेल टारगेटेड कंटेंट, राइट? दूसरा होता है क्रॉलेबल वेबसाइट। तीसरा होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लिंक्स। खाली क्वालिटी से नहीं होता, क्वांटिटी भी चाहिए, और खाली क्वांटिटी से नहीं होता, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा वाली आप वेबसाइट पे आपकी लिंकिंग करा दोगे, राइट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? कोई अच्छी नोन वेल वेल डिफाइंड डोमेन से होना चाहिए। ठीक है। डज इट सेटिस्फाई द यूजर्स इंटेंट? यूजर ने जो सोचा है, यूजर ने जो टाइप किया है, क्या उसके रिलेशन में ये चीज बैठती है कि नहीं बैठती है? ठीक है। कंटेंट आपका कितना अच्छा है, यूनिक है कि नहीं है? एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज ईट करके जो हम बोलते हैं उसमें, वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका कंटेंट कितना फ्रेश है? कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है, कहीं किसी से लेकर के हमने कुछ डाल दिया है, वैसा तो नहीं है। आपका सीटीआर क्या है, क्लिक थ्रू रेट्स क्या है, आप कितने लोग, आपने अगर एडवर्टाइजमेंट रन की रहेगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें सीटीआर कितना आ रहा है। आपके वेबसाइट पे लोग आते हैं तो कितना समय उधर स्पेंड करते हैं, कितने क्लिक्स करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग एंट्री आते हैं, कौन से एंट्री एग्जिट जाते हैं, वो सब उस पर कैलकुलेट होता है। आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, कितने समय में आपकी वेबसाइट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपके यूज़र के स्क्रीन पे दिखाई देगी। इसके बहुत सारे टेक्निकल वेरिएशंस है कि आप उसको कैसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, वो भी हम आपको कुछ कोशिश करूँगा आपको कुछ और बताने की उसमें पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूज़र कहीं से भी आए, मोबाइल फ़ोन से आए, डेस्कटॉप से आए, लैपटॉप से आए, टेलीविज़न से आए, प्रोजेक्टर से आए, वर्टिकल ओरिएंटेशन से आए, हॉरिज़ॉन्टल ओरिएंटेशन से आए, क्या आपकी वेबसाइट उससे साफ-साफ डिलीवर हो रही है, दिख रही है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च मतलब क्या होता है और उसमें क्या करना ज़रूरी है। ठीक है। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक, आप किस आपकी वेबसाइट की खासियत क्या है? आपकी वेबसाइट की क्या नीश कैटेगरी आती है? ठीक है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं ई कॉमर्स के बारे में बात करूँगा? क्या मैं आईफ़ोन के बारे में बात करूँगा? क्या मैं एसईओ के बारे में बात करूँगा? मेरी वेबसाइट की नीश क्या है, वो बहुत वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। दूसरा, नए-नए कंटेंट आइडियाज़ चाहिए, नए तरीके चाहिए। एक ही घिसा-पिटा हम डालते रहेंगे, गूगल उसको अपने एल्गोरिदम से उसको बाहर कर देगा। नए कंटेंट आइडियाज़ लाना ज़रूरी है। कहीं पर वीडियो आ गया, कहीं पर इमेजेस आ गया, कहीं पर उसके कोलैबोरेटिव अप्रोचेज़ आ गए, राइट? जब भी हम कंटेंट लिखते हैं तो उसको अच्छे फ्लेयरी तरीके से लिखो, जिसमें हम स्टाइलिंग डालेंगे, एक एसेंस डालेंगे, ग्रामर डालेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके साथ-साथ में हमारे जो कीवर्ड्स है, उसको भी हम फिट इन करना शुरू करेंगे उसमें। ठीक है? तो अभी हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट के लिए कौन से सही कीवर्ड्स है? कौन से सही कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स हैं जो गूगल समझेगा मेरे लिए, राइट? तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, राइट? गूगल खुद का एक कीवर्ड टूल देता है, जिससे उसको वो सजेशंस देता है कि आपकी वेबसाइट के हिसाब से, आपके वेबसाइट पे कंटेंट जो डाला है, इमेजेस जो डाला है, आपका डोमेन नेम जो है, आपकी कैटेगराइजेशन जो है, उस हिसाब से क्या आपके रिलेटेड कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है। मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, गूगल के एक्सटर्नल, अदर देन गूगल के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो टू काइंड ऑफ गेट द कीवर्ड्स दैट यू वांट, राइट? फिर एक उस बेसिस पे हमें एक कीवर्ड का मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है कि मेरी फर्स्ट कैटेगरी के कीवर्ड्स कौन से हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, राइट? उसके बेसिस पे हमें गूगल से ये भी मालूम पड़ता है कि अगर मैं ये कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो वो कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम कितना है? क्या फ़ायदा ऐसा कीवर्ड डाल के जिसमें कोई सर्च ही ना करता हो? एटलीस्ट महीने के कम से कम 10,000 सर्च कीवर्ड्स हो, 10,000 सर्च हो वो कीवर्ड पे, तो उसका कुछ मतलब बनता है।
हाँ, कभी-कभी होता है कि हमें जो हमारे कीवर्ड्स चाहिए वो कभी-कभी सर्च नहीं हुए होते हैं, बट आज की तारीख में मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा-सा और रिसर्च करेंगे तो आपको आपके कीवर्ड्स मिलेंगे ही, ठीक है? इसमें ये हमेशा नहीं है कि हमें शॉर्ट टर्म शॉर्ट स्केल कीवर्ड्स ही लेने के, हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी लेने ज़रूरी है उसमें। जैसे कि आई वांट टू बाय अ आईफ़ोन, ये लॉन्ग टेल हो गया। बाय आईफ़ोन शॉर्ट टेल हो गया, राइट? तो शॉर्ट टेल भी आ जाता है पर लॉन्ग टेल भी चाहिए, वो पूरा सेंटेंस है। आज की तारीख में आप जब खुद गूगल पे आप सर्च करते हो तो आप 1 या 2 वर्ड नहीं लिखते हो। आप आपका पूरा क्वेश्चन लिख डालते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए? उस क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल देने की कोशिश करता है और उस आंसर में हमारी वेबसाइट ऊपर आने की बहुत-बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से हमें ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बहुत ज़रूरत होती है उसके अंदर, ठीक है? जो भी कीवर्ड आप डालो, वो साधारण से होने चाहिए, वो ईज़ी होने चाहिए। उसमें अगर आप डिफ़िकल्टी डालोगे जैसे कि बहुत ही हाई-फ़ाई वर्ड हो गया, राइट? उसमें सर्च ही नहीं है, उसमें लोग सर्च करते ही नहीं उतना, तो क्या फ़ायदा वो डाल के? तो आपके सेंटेंसेस जो आप बनाओगे, आपके लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल जो भी आप कीवर्ड्स यूज़ करो, वो कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से देखो। जितने आप कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से ढूँढना शुरू करोगे या लगाओगे, उसको रिसर्च करोगे, उतना ही आपका वेबसाइट बेटर होता रहेगा। आज की तारीख में सिर्फ़ इंग्लिश नहीं, इंडिया के हिसाब से अदर लैंग्वेजेज़ के भी कीवर्ड्स बनना शुरू हो चुके हैं। आप हिंदी में डालो, आप मराठी में डालो, आप गुजराती में डालो, आप तमिल में डालो, आप तेलुगु में डालो, आप बंगाली में डालो। मल्टीपल कीवर्ड्स की वजह से मल्टीपल क्योंकि आज की तारीख में एक और एक नया जो फंडा निकला है व्हिच इज़ स्पीच टू टेक्स्ट। लोग टाइप करना भूल गए हैं और लोगों को सीधा फ़ोन पे बात करके अपना सर्चिंग करना है। उस वजह से भी आपके कीवर्ड्स के जो वेरिएशन है, पैटर्न्स है, रिसर्च है, वो चेंज हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट कैटर करती है कि मेरी वेबसाइट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, तमिल में भी है, मल्टीलिंगुअल है, राइट? तो मैं उस हिसाब से भी मैं अपना एसईओ कर सकता हूँ कि जब कोई यूज़र अपनी लोकल लैंग्वेज में उसे सर्च करे तो भी मेरी वेबसाइट आए और इंग्लिश में भी सर्च करे तो भी मेरी वेबसाइट आए, ठीक है? फिर हम चलते हैं कंटेंट कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन पे। सो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन में बेसिकली होता क्या है? एसईओ और कंटेंट ये दोनों काफ़ी इंटरलिंक्ड है। बिना आपने कुछ भी आपके वेबसाइट पे लिखा हो, गूगल या कोई भी सर्च इंजन उसको कुछ नहीं करेगा, कोई इंडेक्सिंग नहीं करेगा, कोई क्रॉलिंग नहीं करेगा। उसको कंटेंट चाहिए, उसे टेक्स्ट चाहिए, उसे टेक्स्ट समझने के लिए चाहिए। आज भी हम इमेज बेस करते हैं या हम वीडियो बेस करते हैं, पर वो सब चीज़ टेक्स्ट पे कन्वर्ट होके ही जाता है। इमेज में भी जो है आज से इमेज से हम टेक्स्ट डिराइव कर सकते हैं। है एल्गोरिथम ऐसे करने वाले, है सर्विसेज ऐसे करने वाले। तो वो टेक्स्ट को वो इमेज के साथ मैप करता है कि अगर ये टेक्स्ट में लिखा है एसईओ, तो वो एसईओ का टेक्स्ट को निकाल के उसके साथ मैप करेगा और ये बताएगा कि जब कोई एसईओ सर्च करे तो ये इमेज भी उसको दिखाना क्योंकि ये रेलेवेंट है, ये कनेक्टेड है, ठीक है? फिर हमारा एक चीज़ आता है टॉपिक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ा-सा ट्रिकी चीज़ है समझने के लिए, इतना आसान नहीं है। उसमें हमें कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ठीक है? बट ये बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है? एक सही कीवर्ड्स हमें पकड़ने हैं। सही कीवर्ड्स के बेसिस पे हमें उसके टॉपिक्स डिराइव करने हैं, ठीक है? टॉपिक्स डिराइव करने के बाद एक पेज पे, एक टॉपिक पे एक फ़ोकस कीवर्ड बना के रखो। सब कुछ सब पे मत डालो, सब कुछ एक ही पेज पे मत डालो, ठीक है? एक पेज, एक टॉपिक, एक फ़ोकस कीवर्ड, ठीक है? फिर उसके बेसिस पे आप पिलर कंटेंट बनाओ। जैसे कि हमने पिलर कंटेंट यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, कुकिंग मेरा एक पिलर कंटेंट है। तो उसका कंटेंट का क्लस्टर क्या बनेगा? कुकिंग बेनिफिट्स हो सकता है, कुकिंग टिप्स हो सकता है, कुकिंग रेसिपीज़ हो सकता है, कुकिंग वीडियोज़ हो सकता है, कुकिंग मास्टर्स हो सकता है, कुकिंग इंग्रीडिएंट्स हो सकता है। ये सारे उसके डिफरेंट कंटेंट के बकेट्स या क्लस्टर्स हम बना सकते हैं उसमें। तो एक कुकिंग के अराउंड हम कितने सारे उसके टॉपिक्स बना सकते हैं।
हमारा फोकस कीवर्ड क्या था? हमारा फोकस कीवर्ड था कुकिंग। पर कुकिंग को हमने जोड़ा है उसके अलग-अलग रेलेवेंट और कीवर्ड से, ठीक है? जिससे उसका एक मतलब बनता है, उसका एक मीनिंग बनता है और वो लोग सर्च करते हैं। तब जाके हमें हमारा चीज़ें मिलेगी, ठीक है? फोकस कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन। अभी हम कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन को फोकस कैसे करेंगे? ये थोड़ा टेक्निकली आप जानते भी होंगे अगर आप एचटीएमएल डेवलपमेंट करते हो तो, ठीक है? टाइटल टैग एंड मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो फोकस कीवर्ड हो वो सारे उसके अंदर होने ही चाहिए। आप जब टाइटल लिखते हो तो उसमें आने चाहिए आपको कुकिंग बेनिफिट्स, कुकिंग टिप्स, कुकिंग रेसिपीज, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, वो सब उसके अंदर आने चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ लिख सकते हो, ऑलमोस्ट अप टू 256 कैरेक्टर्स। पूरा पैराग्राफ लिख दो जिसके अंदर ये सारे ही सारे कीवर्ड्स आएंगे उसके अंदर। आपका यूआरएल है, यूआरएल में भी उसको आप डायनेमिकली ऐड कर सकते हो। वो इम्पॉर्टेंट है। वो यूआरएल में आप क्वेश्चन मार्क मार के पैरामीटर्स के हिसाब से मत डालो, और उसके मेन यूआरएल में आप स्लैश करके उसको आप डाल सकते हो, जिससे उसकी रेलेवेंसी और बढ़ जाएगी, ठीक है? हेडिंग, सब हेडिंग, H1 टैग्स होते हैं, H2 टैग्स होते हैं, H3 टैग्स होते हैं, उसमें भी ये सारे फोकस कीवर्ड्स यूज़ करो। जैसे कि आपका पेज का टाइटल, मेन टाइटल हो सकता है कुकिंग टिप्स, वो आपके H1 या H2 या H3 में आ सकते हैं, ठीक है? बॉडी टेक्स्ट जो आता है, बॉडी टेक्स्ट में भी आपको ये सब कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, बट इन अ नाइस फॉर्मेट, राइट? जब भी आप कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट में एक एक फ्लो होना चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए, और उस बेसिस आप लिखोगे। इमेज का मेटा डेटा मतलब क्या? जैसे कि हमारे ऑल टैग्स हो गए, ठीक है? इमेज जब भी आप सेव करते हो तो इमेज का फाइल नेम होता है, वो फाइल नेम में भी आप आपके कीवर्ड्स डाल सकते हो, ठीक है? जिससे वो और रेलेवेंसी पकड़ेगा, ठीक है? एंटर एंकर टेक्स्ट एंड इंटरनल लिंक्स, राइट? उस पे भी आप उसको मैनेज करोगे। जब भी आप कोई कोई एक लिंक डालते हो आपके पेज के अंदर, जो आपके कोई दूसरे पेज से लिंक होने वाला हो, उसमें भी आप उसके कीवर्ड्स डालो। उस पेज को लिंक करेंगे तो वो यूआरएल जो आएगा उस पे भी वो आपका कीवर्ड आएगा। इस तरीके से आप आपके जो फ़ोकस कीवर्ड है, उसको आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो इन द राइट मैनर, इन द राइट टेक्निकल एंड फंक्शनल मैनर, जिससे एसईओ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये बात करते हैं ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ के बारे में। ये तो आपको काफ़ी खुद को ही पता चलेगा कि आप इन सब को जानते हो, पर फिर भी एक बार रिफर्बिश कर लेते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आपकी वेबसाइट पे एक 3 क्लिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। 3 क्लिक अप्रोच मतलब कि यूज़र को अपना कंटेंट या अपना डेस्टिनेशन 3 क्लिक में मिलना ही मिलना चाहिए। उसे वो पेज पे आ जाना चाहिए जहाँ पर हाँ, वो बोल सके कि हाँ, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, यहीं पे मैं ढूँढ रहा था। अगर उसको 3 क्लिक पे नहीं मिलता है, यूज़र अपनी साइट से चला जाता है। नंबर 2, नेविगेशन एलिमेंट्स बड़े ही क्लियर होने चाहिए, बड़े ही आसान होने चाहिए, और उस अगर आपकी साइट काफ़ी बड़ी है, जैसे कि बहुत बड़ी आपकी न्यूज़ की साइट है, तो न्यूज़ की साइट है तो उसमें चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, कैटेगराइज़ कीजिए। स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग हो गया, टेक्नोलॉजी का सेक्शन अलग हो गया, करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग हो गया, पॉलिटिकल अलग हो गया, इकोनॉमिक्स अलग हो गया। इसको जैसे कैटेगराइज़ करते हो, यूज़र को आसानी होती है कि उसको पता है कि उसका इंटरेस्ट का चीज़ कहाँ पर है और कैसे उसको वहाँ तक पहुँचना है। ब्रेड क्रम्स डालिए। ब्रेड क्रम्स क्यों डालते हैं लोग? ब्रेड क्रम्स इसके लिए डालते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि वो कहाँ पहुँचा है, और अगर उसे वापस से उसके पिछले पेज पे जाना है या उस जहाँ से वो लैंड हुआ था वहाँ पर जाना है तो कैसे पहुँचेगा? अगर हमारे ब्रेड क्रम्स में 15 लिंक्स आ चुके हैं जिसमें एक के बीच बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, तो यूज़र उसमें कन्फ्यूज़ होना ही होना है और वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा उसमें से। साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप बहुत ज़रूरी है। गूगल का दिया हुआ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट यूज़ कीजिए। उससे आपके इस वेबसाइट का पूरा साइट मैप बनाइए, और जब आप गूगल में इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो साइट मैप आप डाल दीजिए। साइट मैप आप 2 तरीके से कर सकते हो। गूगल ये भी बोलता है कि आप एक एक्सएमएल साइट मैप बनाइए हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, और एक पर्टिकुलर यूआरएल के हिसाब से आपकी वेबसाइट पे उसको रखिए। जैसे कि www.something.com/sitemap.xml,
वैसे अगर आपने रख दिया तो गूगल वो सर्च करता ही करता है और उस साइट पे अब जैसे उसको मिल गया, आपकी वो पूरी साइट 1 सेकंड में क्रॉलिंग कर देगा, इंडेक्सिंग कर देगा। आज की तारीख में एचटीटीपीएस होना मैंडेट हो गया है। अगर आपकी वेबसाइट पे एचटीटीपीएस नहीं है, तो गूगल उस पे अलर्ट देगा ही देगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क है। जैसे ही वो सिक्योरिटी रिस्क आ गया, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। एचटीटीपीएस आज की तारीख में ब्राउज़र लेवल भी ब्लॉकिंग होने शुरू हो चुके हैं। अगर आपका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो ब्राउज़र भी वो वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है। तो बहुत ही ज़रूरत है कि आप एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में ही आपकी वेबसाइट पे रखिए। आपके लिए भी अच्छा है कि अगर सिक्योर साइट है तो यूज़र को ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, भरोसा रहता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा डाला या कुछ ट्रांज़ैक्शन किया, तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा उसमें। मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेरी क्रिटिकल, वेरी इम्पोर्टेंट। आज मोस्ट ऑफ द ब्राउजिंग आपके मोबाइल थ्रू होती है, मोबाइल ब्राउज़र थ्रू होती है, ठीक है। सेकेंडरी आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड लार्जर स्क्रीन्स, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट आप जो बना रहे हो, पहले उसको मोबाइल अप्रोच दीजिए, मोबाइल फ्रेंडली बनाइए, फिर उसको डेस्कटॉप के लिए बनाइए। अगर आपको चेक करना है कि क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल कंपैटिबल है कि नहीं है, तो मेरे लिंक यहाँ पे दिए, आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पेज स्पीड, क्या आपकी वेबसाइट स्लो है, क्या आपकी वेबसाइट फास्ट है, आपका लोड होने में कितना समय लगता है, आप पहले क्या चीज़ दिखती है, फिर क्या चीज़ दिखती है, पूरा पेज लोड होता है एक साथ या कुछ लोड होता है, कुछ लोड होता है और यूज़र को आप एंगेज करना शुरू करते हो, ठीक है। पेज स्पीड देखना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारे आपके इश्यूज़ आपको पता चल जाता है, जिससे आप आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। 2 मेन वेबसाइट्स है pagespeed.web.dev। ये जो है वो गूगल का दिया हुआ है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी आपकी वेबसाइट पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, पेज बाय पेज चेक कर सकते हो और वो आपको रिकमेंडेशन, सजेशंस भी देता है कि आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जीटी मैट्रिक्स बहुत ही पुरानी वेबसाइट है जो पेज स्पीड को एनालिसिस करने में हेल्प करती है, राइट। और वो बताती है कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है। आपको वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है और रीचेक करना है जीटी मैट्रिक्स पे कि आपकी साइट की रैंकिंग क्या होगी, आपकी पेज की रैंकिंग क्या होगी, पेज स्पीड की रैंकिंग क्या होगी। इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट, ये हम हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि हम बड़े लेज़ी हैं। हमको इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट डालना ही नहीं है, बट वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑल्ट टेक्स्ट नहीं डालोगे, आपके इमेजेस इंडेक्स होना नहीं है। वो इंडेक्स होंगे ही नहीं, आपको आपको आपके इमेजेस कभी भी कोई भी अलग तरीके से मिलना शुरू हो जाएँगे। अगर आप रेलेवेंट डालोगे जिसमें इमेजेस होता है, आज लोग सर्च करते हैं, फ़ोटोग्राफ लेते हैं और सर्च करते हैं कि मुझे ये चीज़ दिखाओ कहाँ पर है। अगर वो आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट है, आपका साइट का एक प्रोडक्ट है, आप अगर आप बोलते हो कि मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे कैमराज़ बेच रहा हूँ या मोबाइल फ़ोन्स बेच रहा हूँ। किसी ने वो मोबाइल फ़ोन देखा, उसने क्लिक किया और सर्च किया, तो कैसे दिखाई देगा अगर आपका इमेज जो है उस पे ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है और वो बराबर से इंडेक्स नहीं हुआ है। तो ये बड़ा ध्यान ध्यान देने लायक चीज़ है वो। टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ होती है जो आपकी वेबसाइट पे लोड होती है। वो सबसे टॉप में लिखी होती है, आपके हेडर में लिखी होती है। अगर आपके टाइटल टैग्स बराबर नहीं है, मेटा में डिस्क्रिप्शंस बराबर नहीं है, ये सब हिडन चीज़ें हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले ये सब चीज़ चेक करती है। फिर आप आपकी साइट की एसईआरपी वैलिडिटी चेक कर सकते हो। बहुत सारे सिम्युलेटर्स है इसको चेक करने के लिए, और क्रिटिकल है ये चेक करना, ताकि इससे आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट का कीवर्ड रैंकिंग क्या है, आपकी साइट की इंडेक्सिंग कैसे है, सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग कैसे होगी। फिर बात करते हैं हम बैकलिंक्स एंड लिंक बिल्डिंग के बारे में। तो बैकलिंकिंग होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं उसमें। बैकलिंकिंग ये है कि हमने एक पेज से दूसरे पेज पे गए और दूसरे पेज से हम वापस से ए पेज पे आए। समझा? ए पेज लिंक हुआ है बी पेज के साथ और बी पेज फिर बैकलिंक होता है ए पेज के साथ। अगर ये हमने मैनेज कर दिया तो ये वेबसाइट को बताता है, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो सकता है।
ठीक है? ये दोनों दोनों साइट अपने आप में एक दूसरे से बातें कर रही है, ट्रैफ़िक को ट्रांसफ़र कर रही है, तो ये वैलिड है, इसमें दोनों की बेनिफिट है, ठीक है? 3 चीज़ें हैं जो बैकलिंक को बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है, पेज रैंक को बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है। एक है नंबर ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है? जितने ज़्यादा क्वांटिटी में हो, उतने बेटर है आपके लिए, ठीक है? अभी नंबर ऑफ लिंक्स के साथ ऑन द लिंक ऑन द पेज, नंबर ऑफ लिंक्स ऑन द लिंकिंग पेज, ठीक है? उसको बोलते हैं लिंक इक्विटी, ठीक है? जैसे कि हमने एक पेज बनाया, पर वो एक पेज पे क्या वो एक ही लिंक आगे पीछे हो रही है कि हमारे पास ऐसी 10 लिंक है पूरे पैराग्राफ में या पूरे पेज में जो ए टू बी, बी टू ए करती है। जितनी वो ज़्यादा है, उतना वो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? पेज रैंक ऑफ द लिंकिंग पेज, जहाँ से जहाँ पर हम लिंक कर रहे हैं, क्या उस वेबसाइट का पेज रैंक अच्छा है? अगर वो और अच्छा है, तो वो हमारे लिए बेटर है, ठीक है? तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर 2 तरीके के लिंक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? एक होता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। एक इंटरनल लिंक्स इसके लिए ज़रूरत है ताकि हम पेज ए हमारी साइट में पेज ए, हमारी साइट में पेज बी में हम इन एंड आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है क्या हम हमारी वेबसाइट से कोई और एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वो भी क्रिटिकल है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर वो जहाँ पे जा रहा है उस वेबसाइट का रैंकिंग अच्छा होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए, उस पेज का उस वेबसाइट का एक एक ओवरऑल रैंक जितना वो हाई रहेगा, उतना हमारे वेबसाइट के लिए अच्छा होता है उसमें। दूसरा होता है नो फॉलो लिंक्स। नो फॉलो लिंक्स जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो लिंक जो है, वो इंडेक्स ना हो, वो गूगल इंडेक्स ना करे और ना दिखाए। जैसे कि कभी-कभी कोई वेबसाइट्स में होती है, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स में होती है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है एम्प्लॉयी ईमेल लॉगिन या एम्प्लॉयी लॉगिन। अभी वो ऐसी चीज़ है जो आम जनता के लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ़ उनके एम्प्लॉइज़ के लिए ही बनती है। तो उस पे आप अगर जब ये डालोगे नो फॉलो लिंक का टैग डाल दोगे, तो गूगल उसे छोड़ देगी, उसे इंडेक्स नहीं करेगी। ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल बैकलिंक। मतलब जब आप बैकलिंक करते हो, तो कौन-सी लिंक का फ़ायदा होगा हमें? कैसे फ़ायदा होगा हमें? एक, क्या वो रेलेवेंट है? रेलेवेंट जब हम बोलते हैं कि जब वो बैकलिंक हो रहा है तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर, क्या वो हमारे वेबसाइट से मिलता है, जुलता है? क्या हमारे वेबसाइट के जो कंटेंट है उसके हिसाब से बना हुआ है? तो ही उसका फ़ायदा है हमें, ठीक है? जो वेबसाइट से हमारे पास बैकलिंक आ रही है, उस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है? उस पेज की उसकी रैंकिंग क्या है? उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है? उस पे कंटेंट कितना है? उसका एसईओ रैंकिंग कितना है? वो जितना हायर होगा, उतना बेनिफिट हमारी वेबसाइट को मिलता है। कितनी यूनिक है। अगर हम एक ही पेज पे 10 चीज़ वैसे की वैसी लिखते तो यूनिकनेस नहीं रहती है, उसको यूनिक बनानी पड़ती है। उसको अलग-अलग तरीके से कंटेंट जब लिखते हो तो कंटेंट पे उस तरह से लिंक देना है। देने के लिए हम बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं कि एक ही पीस ऑफ कंटेंट लिखा है जिसमें 5 लाइनें, हर एक वर्ड पे हमने लिंक कर दिया। पर उससे क्या होगा? वो तो सब रिपीट हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, क्या वो लिंक्स जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द बॉडी में आ रहा है? अगर आपका लंबा स्क्रॉल वाला पेज है तो नीचे अगर लिंक्स है वो तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो स्क्रॉल होता ही नहीं है। लोग उतना स्क्रॉल नहीं करेंगे तो आपका लिंक आएगा नहीं, क्लिकेबिलिटी मिलेगा नहीं। तो जितना ऊपर आपका लिंक हो, जितना ऊपर आपका लिंक मिलेगा उतना क्लिकेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन हाई होता है, ठीक है? और क्या उसको रेलेवेंट एंकर टेक्स्ट दिया गया है? एंकर टेक्स्ट मतलब जो आपने टर्म लिखा है फिर उसके बाजू में आपने एएचरेफ मारे हैं। तो वो जो टेक्स्ट लिखा है क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है? आपने उधर लिखा रहेगा मेडिकल साइंस और लिंक कर दिया रहेगा आईफ़ोन बाइक पे, नहीं चलेगा वो, ठीक है? मैं अभी थोड़ा मेरा वीडियो डाउन करता हूँ, मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ ताकि वो कट ना हो जाए, ठीक है? फिर एक बहुत ही बहुत ही यूनिक चीज़ है कॉल्ड एज़ अ स्काईस्क्रेपर टेक्निक, ठीक है? स्काईस्क्रेपर टेक्निक मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि वो क्या करता है। आप एक आर्टिकल ढूँढिए, एक टॉपिक पे जो आपके रेलेवेंट हो, ठीक है? और वही आर्टिकल को लेकर के आप उसको थोड़ा और अच्छा बनाइए। वो जो अच्छा आर्टिकल बना उसको और थोड़ा अच्छा बनाइए
और ये तरीका आप 10 बार कीजिए। जब 10 बार करोगे तो लास्ट जो आपका आर्टिकल बनेगा, ठीक है? वो सबसे ऑप्टिमाइज़्ड होगा, वो आपका और सबसे बेस्ट आर्टिकल बनेगा उसमें। क्योंकि सारे आपके टेक्निक, सारे आपके कीवर्ड, सारे आपके लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, फ़ोकस कीवर्ड्स सारे उसमें आपको मिल जाएँगे उसमें और वो क्रिस्प दिखेगा, उसका एक मीनिंग बनेगा। आप उसको जब डालोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ठीक है, ये मेरे साइट के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में सही तरीके से बात करता है। एक वो होता है। उसके बाद वो कंटेंट लेकर के आप उन वेबसाइट्स को कॉम्पिटिशन वेबसाइट्स से बात कीजिए और उनको बोलिए कि सर आप मेरा ये कंटेंट डालिए, उसके बदले में मैं आपका ऐसा कंटेंट डालूँगा। ठीक है? एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे आप एक्सचेंज करोगे, आपका कंटेंट उसकी साइट पे जाएगा, उसका कंटेंट आपकी साइट पे आएगा, तो आपका इंडेक्सिंग बढ़ना और भी शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब बात करेंगे हम एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स पे। अभी एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स का मैं अलग से एक टॉपिक पूरा करूँगा जिसमें हम बहुत ही इन डेप्थ जाएँगे क्योंकि उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ समझना है। पर एक ओवरऑल आपको खाली अभी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर। एक है गूगल का सर्च कंसोल, ठीक है? सर्च कंसोल इसके लिए कि जब हम कीवर्ड्स लेते हैं तो उस कीवर्ड पे कितना सर्च आ रहा है, कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वो सर्च वॉल्यूम पता चल जाता है, तो हम वो कीवर्ड्स को हमारे कंटेंट में, हमारे पेज में हम उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कितने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, लॉन्ग टेल कितने, शॉर्ट टेल कितने, वो पूरा डिपेंड करता है आपका सर्च कंसोल के रिसर्च पे। दूसरी चीज़ होती है गूगल एनालिटिक्स, आप सब जानते ही होंगे गूगल एनालिटिक्स। हम हमारी हर वेबसाइट पे डाल देते हैं गूगल एनालिटिक्स, पर हमें उसको इन डेप्थ स्टडी करना, एनालिसिस करना भी एक ज़रूरत है। ठीक है? उसमें क्या आ रहा है, कौन से पेजेस इंडेक्स हुए, कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हुए। आप यूज़र का बिहेवियर ट्रैक कर सकते हो। आप उसमें और प्रोग्रामेटिकली आप मैनेज कर सकते हो कि आपको अगर लीड्स जनरेट करने तो लीड्स ट्रैक कर सकते हो, क्लिक्स ट्रैक कर सकते हो। आप उसका पूरा यूज़र का फ्लो देख सकते हो कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया और उस दौरान में उसने कौन से पेजेस को सर्व किया, कितना टाइम स्पेंड किया, कहाँ-कहाँ पर क्लिक किया, कहाँ पर क्लिक नहीं किया। ये सारी आपको एनालिसिस आपको गूगल एनालिटिक्स दे देता है, ठीक है? और वो भी आज की तारीख में फ्री में। फिर एक तीसरा चीज़ है रैंक ट्रैकिंग। रैंक ट्रैकिंग ये है कि आज की तारीख में मेरी वेबसाइट का रैंकिंग क्या है? उसके लिए एक वेबसाइट है एसईआरपी वॉचर करके, ठीक है? वो थोड़ा पेड टूल है बट फ़ायदेमंद है, ठीक है? वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका वर्सेस आपके कॉम्पिटिशन की रैंकिंग कैसे चल रही है। अगर आपको आपके कॉम्पिटिशन के रैंक के ऊपर जाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्या आपकी कॉम्पिटिशन वेबसाइट्स अच्छी कर रही है और क्या आप अच्छा नहीं कर रहे हो? आप कहाँ पे लैग कर रहे हो? ये सारा एनालिसिस आपको मिलता है वहाँ पर। उस एनालिसिस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी ही आएगी। एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मुझे शुरुआत में बोलनी थी पर मैंने नहीं बोली, कि आप जब एसईओ करते हो, तो एसईओ का रिज़ल्ट आपको एक रात में नहीं मिलने वाला है। एसईओ एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है फॉर अ लॉन्ग टर्म। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन किया और मैं चाहूँ कि मेरा मेरा वेबसाइट फर्स्ट पेज आ जाए गूगल रैंकिंग में, नहीं होने वाला ये सब। राइट? एसईओ का रिज़ल्ट आते-आते जी कितनी आपने उसमें मेहनत की है, कितनी स्ट्रैटेजी लगाई है, कितना मिक्सचर किया है, कितना कंटेंट डाला है, कितने पेजेज़ हैं आपके ऊपर, राइट? वो सब मिला-मिला के आपका सब काम होता है उसमें। तब जाके रैंकिंग बनती है, तब जाके इंडेक्सिंग होती है। और उसमें भी ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं, उसमें 3 महीने में या 4 महीने में वो फर्स्ट पेज पे आएगी, फर्स्ट रैंकिंग पे आएगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसी के लिए लोग पीपीसी यूज़ करते हैं। इसी के लिए लोग एडवर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि मैं एटलीस्ट
गूगल को कुछ पैसे दे करके, गूगल का कुछ एड्स खरीद करके मैं अपनी वेबसाइट को वहाँ पर टॉप 3 में दिखा दूँ, टॉप 3 लिंक्स में दिखा दूँ, एटलीस्ट व्हाइल बिडिंग देम। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, पर अगर आप कंसिस्टेंटली एसईओ करते हो, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आज आप उसमें टाइम, मनी, एफर्ट इन्वेस्ट करोगे, राइट? वो आपको जो रिटर्न्स देगी, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होंगे। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ एड स्पेंड्स, ठीक है, तो योर रिटर्न्स विल बी मच मोर लार्जर इन डूइंग एन एसईओ। अगर आप एसईओ पे आप खर्चा कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैंने साल भर में 1 लाख रुपए खर्चा किया है फॉर एसईओ एक्टिविटी, ठीक है, उसका आपको रिटर्न्स अगले 4 साल तक मिलता रहेगा। अगले 4 साल तक मिलता रहेगा, या उससे ज़्यादा भी है, उससे थोड़ा कम भी मिल सकता है। बट अगर आप ये सोचो कि अगर मुझे 4 साल तक अगर मुझे अपना टॉप 3 में मुझे मेरा लिंक दिखाना है, तो मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, कितने पैसे और खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि एसईओ एक रात में नहीं होती है। एसईओ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एसईओ में कांस्टेंट चेंजेस होते रहने चाहिए, एसईओ में बहुत सारा रिसर्च है, एनालिसिस है, राइट? बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन है, वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन है। सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके एसईओ के लिए, ठीक है? मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है इतना ज़्यादा, बट हाँ, वो करती है, राइट? पर उसके भी अलग-अलग तरीके हैं। आज की तारीख में हर एक वेबसाइट है जिसका सोशल मीडिया रैंकिंग है, उसका वेबसाइट रैंकिंग है, पर हमें उनसे कॉम्पीट करना है। हमें जब भी हमारे कॉम्पिटिशन से कॉम्पीट करना है, तो हमें हमारा कॉम्पिटिशन भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ एसईओ अच्छा लगा रहेगा। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा जल्द से जल्द। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, टेक ट्यूब। थैंक यू।